सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि कल 7 जनवरी को जिस तरह एकजुटता के साथ पूरे प्रदेश में सभी 52 जिलों में 200 से ज्यादा विकास खंडों में और सैकड़ों विभागीय अधिकारियों को हजारों ज्ञापन एक साथ दिए गए सिर्फ न्यूनतम वेतन के सवाल पर। ऐसी उम्मीद हमको भी नहीं थी कि ये हमारे संगठन की ओर से किए गए राज्यव्यापी आह्वान के तहत इतना बड़ा अभियान हो जाएगा। इस अभियान की कुछ खासियतें हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये है कि हमारा जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, जो दबा कुचला है, जिसको कभी बोलने को नहीं मिलता था, जो बोलने से डरता था, उसके अंदर इतना डर भरा हुआ था कि वो अपने अधीनस्थ एक क्लर्क से भी खुल के बात नहीं कर सकता था। वह चतुर्श्रेणी कर्मचारी कल स्वतः ही अपने कर्मचारियों को इकट्ठा करके जिला मुख्यालय पहुंचा और उसने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और न्यूनतम वेतन की मांग की और मीडिया में अपनी बात खुलकर रखी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने कि ये जो लोग आज निकले हैं घर से बाहर अपने आर्थिक हक के लिए, उन्हें इससे पहले शायद ही मौके मिले हों। हमारे मंडला में हजारों कर्मचारियों के साथ मनोज के शैलेश मानिकपुरी जी, एक अंशकालीन कर्मचारी है, एक पंचायत के कर्मचारी है, एक हमारे पटेल है जो स्वास्थ्य विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी है, हजारों लोगों के हुजूम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये वो आप सोचिए जरा, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि मनोज और शैलेश का सीना कितना चौड़ा होगा उस समय जब हजारों लोग उनके पीछे चल रहे होंगे। मंडला में वो सबसे बड़ा कर्मचारी नेता बन गए और छोटे कर्मचारियों ने उन पर विश्वास और भरोसा किया। खरगोन में यही स्थिति थी। मनजीत गोस्वामी हजारों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस तरीके से हमारे पास जो जानकारियां आई हैं कल, उसने हमारे इस विश्वास और भरोसे को और मजबूत किया है कि आर्थिक अन्याय के खिलाफ अगर मिलकर लड़ा जाए तो इसे समाप्त कराया जा सकता है। सरकार भले ही हमारे ज्ञापन कार्यक्रम के बाद तत्काल फैसला भले ही न ले, लेकिन कल के ज्ञापनों से सरकार और प्रशासन और अधिकारी चिंतित हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पंचायत का चौकीदार, वृद्ध सफाई कर्मी भी कभी कलेक्ट्रेट में आएगा और हमसे आंख मिलाकर न्यूनतम वेतन मांगेगा। ये किसी अधिकारी ने कल्पना नहीं की। किसी भी अधिकारी ने ये कल्पना नहीं की थी कि स्कूलों छात्रावासों में खाना बनाने वाली रसोइया है, वो भी आकर मुर्दाबाद के नारे लगाएंगी और वो भी न्यूनतम वेतन मांगेंगी। किसी अधिकारी के, किसी मंत्री के, किसी नेता की चेतना में ये बात नहीं थी कि जो सरकारी विभागों में ठेका कर्मचारी काम करता है, आउटसोर्स वाला, वो भी कभी संगठित होकर अपने हक की बात करेगा, क्योंकि वो निश्चिंत थी सरकार है, उनको ये वो मान चुकी थी कि ये जो ठेका कर्मचारी है वह ठेकेदार के रहमो करम पर नौकरी करता है और इन्हें गुलाम बनाने के लिए तमाम सारे सुपरवाइजरों को तैनात कर दिया गया है। वो कभी नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो बोला कल और सबके साथ बोला। इस पूरे कल के ज्ञापन कार्यक्रम ने सरकार को एक तरीके से चेता भी दिया है कि आप अपनी इस
नौकरियों में जो लागू की गई आउटसोर्स अस्थायी प्रथा है, इसे तत्काल खत्म कीजिए और जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनकी नौकरी को सुरक्षित कीजिए, विभाग में संविलियन कीजिए, सरकारी कर्मचारी का सम्मान कीजिए। ये संदेश कल हम लोगों ने सरकार को दे दिया है और ये एकाएक नहीं हुआ है। इस एकता को बनाने में 2 साल से भी ज्यादा समय लगा है और 2 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता है। और इसको हम लोगों ने जिस योजनाबद्ध तरीके से इस एकता को खड़ा बनाया है, उसके पीछे भी हमारा अपना एक सोच और समझ थी। हमें मालूम था कि यदि हमको इस वंचित पीड़ित कर्मचारी वर्ग की आवाज को व्यवस्थित और ताकतवर तरीके से सरकार के पास तक पहुंचाना है तो हमें अपनी व्यापक एकता बनानी पड़ेगी। अब व्यापक एकता का मतलब होता है कि एक ही तरह के अन्याय के शिकार जितने भी कर्मचारी हैं जो अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं, उन्हें एक साथ आना पड़ेगा। यदि वो टुकड़े टुकड़ों में अपनी बात करते रहेंगे, ज्ञापन देते रहेंगे, तो कोई सुनने वाला नहीं है। कल ही के कार्यक्रम को उदाहरण के साथ समझाएं। यदि कल ज्ञापन का कार्यक्रम अकेले पंचायतों के चौकीदार व्रत सफाई कर्मियों ने किया होता तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होता। यदि वो अंशकालीन कर्मचारियों ने किया होता तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होता। यदि वो आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया होता तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन इन सब ने किया, तब क्या हुआ कि वो प्रभावशाली हो गया। यानी कि जो ताकत बिखरी थी वो एक साथ आ गई तो उसने अपनी पूरे सरकार को भी ललकार दिया, प्रशासन भी सकते में आया, प्रशासन ने उसकी बात सुनी भी। हमारे बहुत सारे साथियों ने इस कल के ज्ञापन कार्यक्रम में बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत उत्साहित तरीके से काम किया है। हमारे पंचायत के चौकीदार संघ के अध्यक्ष हैं राजवान सिंह, वो सीधी गए, नथु सिंह कुशवा पन्ना गए, डॉक्टर अमित सिंह सतना में रहे और रीवा के हमारे आउटसोर्स के नेता हैं विपिन पांडे, शिवेंद्र पांडे जी, उन्होंने रीवा का मोर्चा संभाला। और इसी तरीके से हमारे जो उज्जैन में, नागदा में, आगर मालवा में दिनेश सिसोदिया है, उज्जैन में गुलशन मंसूरी है, नागदा में जायसवाल है, हमारे खंडवा में हमारे जो है विजय तनखाने अंशकालीन वाले हैं, मेडिकल कॉलेज के अक्षय यादव वगैरह, जिनने जिस उत्साह के साथ और जिस गंभीरता के साथ इस ज्ञापन कार्यक्रम को अमल में लाए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, वो काबिले तारीफ है। इतनी समझ, सांगठनिक समझ जो 1-1.5 साल में हमारे लोगों में विकसित हुई है, वही समझ इनको इनके मंजिल तक पहुंचाएगी। भोपाल राजधानी है, जबलपुर संस्कार धानी, भोपाल में हमारे कर्मचारी अधिकारियों के करीब बैठते हैं, सरकार के नजदीक हैं, इस तरह की गतिविधियां करने से डरते हैं। लेकिन कल भोपाल में भी हमारे हमीदिया के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया रैली निकालकर। भोपाल जबलपुर में भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। डिंडोरी एक कोने में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वहां 1000 से ज्यादा अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी, ग्राम पंचायतों के कर्मचारी हमारे इकट्ठे हुए और उन्होंने पूरे जोश उत्साह के साथ ज्ञापन कार्यक्रम किया। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जहां हमारा संगठन ही नहीं है, वहां भी ज्ञापन हुआ। कटनी में ज्ञापन हुआ, सीधी, सिंगरौली, मतलब ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां ज्ञापन नहीं हुआ है। राजगढ़, शाजापुर, ब्यावरा, शिवपुरी, गुना, मतलब हर जगह
लोगों ने इस बात की चिंता किए बगैर कि हमारे इस ज्ञापन कार्यक्रम के आंदोलन का नेता कौन है, इसकी चिंता किए बगैर लोग जितने इकट्ठे हुए उन्होंने ज्ञापन दिया। सागर में हमारे अंशकालीन कर्मचारी दूर दूर से आए, भले संख्या में वो कम थे, उनके पास ज्ञापन भी नहीं था क्योंकि वो एक निर्भर थे किसी दूसरे पे, वो दूसरा नहीं आया तो उन्होंने तत्काल ज्ञापन का पेन निकलवाया और कलेक्ट्रेट को दे दिया, एक महिला ने। तो ये सब क्या है? ये सब है अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एकजुटता और उन लोगों का ये इशारा कि हम इस अन्याय के खिलाफ अब किसी भी हद तक लड़ेंगे। तो साथियों, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कल खास करके आउटसोर्स के अलग अलग तरीके के कुछ साथी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे ऐसे लोगों ने कल के कार्यक्रमों में से शायद दूरी बनाई है, वो नहीं आए। कुछ लोग जानबूझ के नहीं आए या डर के मारे नहीं आए, लेकिन वो लोग शामिल नहीं हुए। उनको आज पछतावा हो रहा होगा कि यदि वो भी इस ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हो गए होते तो ये ताकत थोड़ी और बढ़ गई होती, संख्या और बढ़ गई होती। वो आज पछता रहे हैं। और इस अभियान को मतलब ज्ञापन कार्यक्रम करने का 7 जनवरी को ज्ञापन देने का फैसला हम लोग 17 दिसंबर को भोपाल की रैली में कर चुके थे। भोपाल की रैली में हमने सरकार से कहा था कि यदि आपने जो न्यूनतम वेतन से वंचित कर्मचारी है और जो न्यूनतम वेतन पर स्टे हट गया है, उसके एरियर सहित भुगतान के आदेश नहीं हुए, तो हम 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन देंगे। और फिर हमने सरकार को हम महीने भर का समय देंगे। यदि फिर भी सरकार ने आदेश नहीं निकाले तो हम विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल पहुंचेंगे। ये हम लोग 17 दिसंबर को भोपाल के साजानी पार्क के कार्यक्रम में घोषणा कर चुके थे। इसलिए जो पूरा जो अभियान चल रहा है, ये हमारे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ग्राम पंचायत अंशकालीन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के पूरे नेतृत्व का सामूहिक फैसला है, जो साजानी पार्क में 17 दिसंबर को लिया जा चुका था। इसलिए साथियों, कल हम सरकार को कह चुके हैं कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आदेश कीजिए। न्यूनतम वेतन से कम पर काम कराना अपराध है। इस अपराध को तत्काल रोकिए। जितनी ज्यादा सरकार इसमें जितनी देरी करेगी, उतनी सरकार की किरकिरी भी होगी, बदनामी भी होगी, क्योंकि अब ये जो कर्मचारी है जो पिछले 10-15 साल से 20 साल से अन्याय का शिकार है, वो चुप बैठने वाला नहीं है। और ये बात सरकार को भी समझ में आ गई कि जो कर्मचारी 2000, 3000, 4000, 5000 की नौकरी करता है, अधिकतम 8-9 हजार की नौकरी करता है, वो 6 महीने में 3 बार भोपाल में प्रदर्शन कर चुका है। तमाम सारी आर्थिक मुश्किलों के बावजूद वो अब चुप नहीं बैठेगा। जिला स्तर पर भी तमाम सारी रैलियां निकल चुकी, बैठकें हो रही हैं, लगातार निरंतर अभियान चल रहा है। ये सारा का सारा अभियान मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंच रहा है। तो सरकार की इसमें वाहवाही तो कतई नहीं हो रही है, बदनामी भी हो रही है। और इस बदनामी से यदि सरकार को अपने आप को बचाना है तो उसके पास में एक ही रास्ता है कि एक तो न्यूनतम वेतन से स्टे हटने के बाद जो अभी तक आदेश नहीं निकला है, एरियर सहित बढ़े हुए वेतन का भुगतान कराने का आदेश निकाल दे, नंबर 1। नंबर 2, न्यूनतम वेतन से वंचित जो कर्मचारी है उन्हें न्यूनतम वेतन मिले, यह सुनिश्चित करें। और तीसरा, 2024 में जो न्यूनतम वेतन पुनर्चयन की प्रक्रिया होनी थी उसे तत्काल शुरू करें। इसके अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है बदनामी से बचने के लिए। और एक बात सही है कि हम लोगों ने जिस लड़ाई को शुरू किया, वो लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है, बहुत मुश्किल लड़ाई है।
एक तरीके से वर्गीय संघर्ष है। एक मजदूर, कर्मचारी, पूंजीपति, कंपनी मालिक के बीच का संघर्ष है। और इस संघर्ष में जीत निश्चित रूप से हमारी अपनी होगी। ये बात सही है कि कंपनियां, मालिक बहुत हद तक सरकार पर ये दबाव डालेंगी कि उन्हें कैरियर न दिया जाए। इसके लिए वो रिश्वत भी देंगी, उपहार भी देंगी सरकारों को, मंत्रियों को कि एरियर देने से वो बच जाए। और सरकार भी चाहेगी कि एरियर न देना पड़े, क्योंकि 7-8 लाख लोगों का एरियर तो खुद सरकार को देना है। इसलिए और हम लोग बगैर एरियर लिए चुप नहीं बैठेंगे। तो कंपनी मालिक अपने पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे और हम उस पैसे को लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये वर्गीय लड़ाई है, दो वर्गों के बीच का संघर्ष है जो हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ अन्याय भी इसलिए हो रहा है, आर्थिक अन्याय भी इसलिए हो रहा है कि एक वर्ग जो हमारा विरोधी वर्ग है वो नहीं चाहता कि हमारे को भी सम्मानजनक पैसा मिले, हम भी हंसते मुस्कुराते हमारे परिवारों में लोग रहें, हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख सके, वो नहीं चाहते। और इसलिए साथियों, इस लड़ाई को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझदारी के साथ लड़ने की जरूरत है और हमारा संगठन यही काम कर रहा है। इसलिए कल हमने एक और बात कही है, जब हमारा पूरा मध्य प्रदेश से जब खबरें आई और जिस तरीके से लोगों में एकता बनी, हमने काफी विचार विमर्श किया, मनन किया, सोचा कि हमें इस पूरे मूवमेंट को सरकार तक तो पहुंचा दिया है, इससे आगे और कैसे ले जाना है। आप सब समझ ही रहे होंगे, आप सब जानते हैं, भुगत वो भी है कि ये जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय अब तक का सबसे बड़ा अन्याय है। सरकारी विभागों का जिस स्तर पर कंपनीकरण किया गया है, यह आपको अंग्रेजी राज की वापसी की ओर इशारा कर रहा है। अंग्रेजी राज में भी यही कंपनीकरण की व्यवस्था थी और आज 75 साल बाद हम पुनः उसी कंपनी राज की तरफ बढ़ चुके हैं या लागू हो चुका है अंग्रेजी व्यवस्था वाला। और जो अस्थायी कर्मचारी है, जो ग्राम पंचायतों में है, स्कूलों, छात्रावासों में है, वह एक तरीके का जमींदारी प्रथा का शिकार है। यानी इस मध्य प्रदेश में अंग्रेजी राज की वापसी भी हो चुकी है और जमींदार की प्रथा की शुरुआत भी हो चुकी है। हमको भुखमरी का वेतन देते, और ये किसके साथ किया जा रहा है? ये जितने भी पीड़ित लोग हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं, सारे के सारे 99.9% हिंदू हैं। मुस्लिम बहुत इक्का दुक्का है। मुस्लिम समाज ने तो अपनी ये गुलामी की नौकरी करने से अपने बच्चों को दूर रख लिया। उन्होंने कहा हमारा बच्चा छोटा मोटा काम करता रहेगा, लेकिन गुलामी की नौकरी नहीं करना। तो मुस्लिम समाज के लोग बहुत कम है, बहुत कम है। 99% हिंदू परिवारों के लोग हैं जिनको गुलाम बनाया गया है। इसलिए कल हमने एक बात कही है कि हम इस पूरे प्रकरण को, जो मध्य प्रदेश में कंपनी राज कायम हो चुका है, जो जमींदारी प्रथा की वापसी हो चुकी है, इसके बारे में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्हें भी इस पूरे मामले से अवगत कराएंगे। हम एक चिट्ठी लिखेंगे उनको, उनसे कहेंगे कि ये जो वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भी जय श्री राम के नारे सबसे आगे खड़े होकर लगाए थे, संघ की शाखाओं में भी यही लोग जाते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में यही लोग झंडे उठाते हैं, और इन्हीं को आपकी सरकारों ने गुलाम बना लिया है। इन्हें लठैतों पे सुपुर्द कर दिया गया है। इनके साथ न्याय कराइए अपनी मध्य प्रदेश की सरकार से कहकर। हम बहुत जल्दी मोहन भागवत जी को एक पत्र भी लिखने वाले हैं इस मुद्दे पर। उस पत्र को देने के लिए हमारे संगठन के प्रमुख पदाधिकारी नागपुर भी जाएंगे, उन्हें वो पत्र भी सौंपेंगे और
उनसे इस पूरे मामले पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है, ये आप सब लोग समझते हैं कि मध्य प्रदेश में के जो नौकरियों में आउटसोर्स अस्थायी प्रथा लागू की गई है, इसका शिकार कौन है? इसका शिकार है समाज का सबसे कमजोर मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग। और जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं वो कौन है? दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, या सामान्य वर्ग के मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग। वही तो ये छोटी नौकरियां करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की, भ्रष्ट की, चौकीदारी की, पंप ऑपरेटर की, माली की, ड्राइवरी की, सफाई कर्मी की, खाना बनाने की। ये नौकरियां कौन करता है? समाज का सबसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लोग ही ये नौकरियां करते हैं। इन्हें आप चतुर्थ श्रेणी की नौकरी कह सकते हैं। 2003 से पहले यही नौकरियां सरकारी हुआ करती थी, जिन्होंने कंप्यूटर सिर्फ इस उम्मीद में सीखा था कि हम किसी दफ्तर में जाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, हम भी एक बाबू बन जाएंगे, उसे ठेकेदार के हवाले कर दिए। बताइए कितना बड़ा अपराध किया है आपने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के सपने की हत्या हो गई है मध्य प्रदेश में, उन्हें गुलाम बना दिया गया है। इसलिए ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बिजली विभाग के अंदर 90% आउटसोर्स कर्मचारी है जो घर घर बिजली पहुंचाने का काम करता है, पावर हाउस में बैठता है, बिजली का उत्पादन करता है, वितरण करता है। ये सारा का सारा जोखिमपूर्ण काम है जो वो कर रहा है। वो भी गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को करते हैं। क्या मिलता है? 8,000 9,000 आपने ठेकेदार के हवाले कर दी। स्वास्थ्य विभाग जहां सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में 85% से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी है जो सफाई से लेके मरीजों की देखभाल तक का काम करता है। उसके बगैर स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं नहीं चल सकती। लेकिन स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा अन्याय हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहा है। उन्हें भी न्यूनतम वेतन जो सरकार का तय वह नहीं समय पर मिलता, और वह तो ठेकेदार और कंपनियों ने इतनी गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है, और वो बाकायदा प्लानिंग के तहत स्वास्थ्य विभाग में जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, एक योजनाबद्ध तरीके से कंपनियों ने एक एकता बनाई है। और ऐसे ऐसे कई जिलों में ऐसे गुंडों को सुपरवाइजर बनाया है जो गालियां दे के बात करते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों से। जैसा एक जमींदारी प्रथा में हुआ करता था कि जमींदार अपने घर पर 10 लठैत रखता था, पूरे गांव की जनता उन लठैतों के आगे गुलाम बन के रहती थी। स्वास्थ्य विभाग, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में यही स्थिति है। हम इस मामले में भी स्वास्थ्य मंत्री को एक चिट्ठी लिखने वाले हैं कि जितने भी सुपरवाइजर कंपनियों के हैं, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर स्टाफ के जो लोग हैं, और ये आपको एक और जानकारी दे दूं, एक एजाइल कंपनी है जो मध्य प्रदेश की नहीं है, बाहर की है, कहीं की है, हैदराबाद वगैरह कहीं की है। उसने बिहार और उत्तर प्रदेश के गुंडों को अपने यहाँ मैनेजर बना के रखा है। वो सब स्ट्रीट शीटर है सब। वह एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग में तो आउटसोर्स कर्मचारियों से 4 लोग अगर मिलके खड़े होकर साथ में चाय भी पी रहे होंगे तो उनका सुपरवाइजर उन्हें भगा देता है कि ये संगठन न बना ले। ये स्थिति है। बैतूल में यही हमको देखने को मिला है, दूसरे जिलों में भी ऐसी खबरें हमारे पास आती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले में भी चिट्ठी लिखने वाला हूं कि पावर हाउस में बैठता है, बिजली का उत्पादन करता है, वितरण करता है, ये सारा का सारा जोखिमपूर्ण काम है जो वो कर रहा है। वो भी गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को करते हैं। क्या मिलता है? 8,000 9,000 आपने ठेकेदार के हवाले कर दी। स्वास्थ्य विभाग जहां सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में 85% से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी है जो सफाई से लेके मरीजों की देखभाल तक का काम करता है। उसके बगैर स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं नहीं चल सकती। लेकिन स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा
अन्याय हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहा है। उन्हें भी न्यूनतम वेतन जो सरकार कहते हैं वह नहीं समय पर मिलता, और वहां तो ठेकेदार और कंपनियों ने इतनी गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है, और वो बाकायदा प्लानिंग के तहत स्वास्थ्य विभाग में जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, एक योजनाबद्ध तरीके से कंपनियों ने एक एकता बनाई है, और ऐसे ऐसे कई जिलों में ऐसे गुंडों को सुपरवाइजर बनाया है जो गालियां दे के बात करते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों से। जैसा एक जमींदारी प्रथा में हुआ करता था कि जमींदार अपने घर पर 10 लठैत रखता था, पूरे गांव की जनता उन लठैतों के आगे गुलाम बन के रहती थी। स्वास्थ्य विभाग, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में यही स्थिति है। हम इस मामले में भी स्वास्थ्य मंत्री को एक चिट्ठी लिखने वाले हैं कि जितने भी सुपरवाइजर कंपनियों के हैं, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर स्टाफ के जो लोग हैं, और ये आपको एक और जानकारी दे दूं, एक एजाइल कंपनी है जो मध्य प्रदेश की नहीं है, बाहर की है, कहीं की है, हैदराबाद वगैरह कहीं की है। उसने बिहार और उत्तर प्रदेश के गुंडों को अपने यहाँ मैनेजर बना के रखा है। वो सब स्ट्रीट शीटर है सब। वह एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग में तो आउटसोर्स कर्मचारियों से 4 लोग अगर मिलके खड़े होकर साथ में चाय भी पी रहे होंगे तो उनका सुपरवाइजर उन्हें भगा देता है कि ये संगठन न बना ले। ये स्थिति है। बैतूल में यही हमको देखने को मिला है, दूसरे जिलों में भी ऐसी खबरें हमारे पास आती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले में भी चिट्ठी लिखने वाला हूं कि जितने भी आउटसोर्स कंपनियों के मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं या बाहर के जो सुपरवाइजर हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। ये सब अपराधी हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए भी कराया जाना चाहिए कि कहीं मध्य प्रदेश में भी बंगाल के अस्पताल जैसी घटना न घट जाए। जो अपराधी होता है वो कभी अपराध करना नहीं छोड़ता। कंपनियों ने जिस तरीके से अपराधी मैनेजर तैनात किए हैं अस्पतालों में, उससे हमारे मरीजों के साथ आने वाले परिवारजनों के सुरक्षा को भी खतरा है। बैतूल में एक आउटसोर्स कर्मचारी महिला को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि उसने कंपनी के अन्याय के खिलाफ बोला। दूसरी जगह भी हुआ। और जब हमारा 7 तारीख के ज्ञापन का कार्यक्रम हो रहा था तो कई आउटसोर्स कंपनियों के सुपरवाइजरों ने 3 दिन से लगातार कर्मचारियों से इस बात के लिए संपर्क किया कि आपको ज्ञापन कार्यक्रम में नहीं जाना है। डराया गया, धमकाया गया, उन्हें नहीं जाने दिया। भोपाल की में हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो वो नहीं जाने देते हैं। इसे क्या कहेंगे आप? इसे आप आजादी तो नहीं कह सकते। क्या हम 75 साल बाद पुनः गुलाम नहीं बनाए जा चुके हैं कंपनियों द्वारा? और हम इसी गुलामी से मुक्ति की लड़ाई को खड़ी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। इस कंपनी राज को खत्म करने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कल जिस तरीके का आगाज हुआ है उससे हमारा विश्वास और भरोसा बढ़ा है कि हम इसे खत्म कराएंगे। हम इस कंपनियों की, इन जमींदारों की, चाहे वो कोई भी है, हम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ जो अन्याय होता चला आ रहा है उसे समाप्त कराएंगे। कल की आपकी एकता ने ये संदेश दे दिया है सरकार को भी और तमाम सारी कंपनियों को भी। तो साथियों, बिना डरे आप खड़े हो जाइए। अंत में मैं आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा विकसित किए गए आंदोलन की जानकारी देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब बापूजी 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे हिंदुस्तान, उन्होंने देखा था कि लोगों की क्या स्थिति है, लोग कितने डरे सहमे। जिस तरीके से कंपनियों ने सुपरवाइजर तैनात किए हैं, वैसे अंग्रेजों ने हर शहर के आसपास अपनी छावनियां बना ली थी, लोगों को बुरी तरीके से डरा के रखा। बापू जी जगह जगह घूमते रहे और लोगों को का डर देखकर, लोगों को जिस तरीके से डरे हुए थे लोग, उनको भी लग रहा था कि ये काम बहुत मुश्किल है।
लेकिन जब अत्याचारी अन्यायकारी शासक अत्याचार करता है तो उसका अत्याचार बढ़ता हुआ चला जाता है, और जब बढ़ता चला जाता है तो उसके खिलाफ लोग बोलना शुरू करते हैं। गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे। 1930 में जब अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जा करना शुरू किया, तब जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ और आदिवासियों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया था। तमाम सारे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए उसमें, और उसके बाद जो शहरों के डरे हुए लोग थे वो भी उनके पीछे खड़े हो गए। नतीजा ये निकला कि हम लोग आजाद हो गए। हमारा भी संघर्ष कुछ इसी तरीके का है। हम इस गुलामी से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय के शिकार ग्राम पंचायत के चौकीदार, ब्लॉक पंप ऑपरेटर हैं, जो कल बड़ी संख्या में निकले थे। स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी जो बड़ी संख्या में निकले थे। आउटसोर्स कर्मचारी इनके पीछे खड़े हो जाएं। सरकार को ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, आउटसोर्स कंपनियों को भगाना पड़ेगा और सारे कर्मचारियों की नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन देना पड़ेगा, इनका नियमितीकरण करना पड़ेगा। कल के कार्यक्रम से ये संदेश सरकार तक पहुंच गया है। हमें उम्मीद है कि आप इस लड़ाई में पूरी एकता के साथ देंगे। नमस्कार।